हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेड एग्जाम कि में जो भी सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उनके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारा बढ़िया सा मैटर देने वाला हूं और वही चीज़ मैं सिर्फ आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आपके फंसे। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मैं इनका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ओके, ये जो परीक्षा 20 अगस्त 2021 को है, इसका जो सिलेबस है आप देखिए, उसमें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन भी दिया गया है और इसमें एक इसमें टॉपिक है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में लगभग सभी की सभी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन है क्या? स्थानीय स्वशासन का मतलब है जब हम निचले स्तर तक, एकदम गांव के स्तर तक लोगों को कुछ शक्तियां पहुंचा दें। क्योंकि पहले जो हमारे देश की संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि संघ अर्थात जिसे हम केंद्र कहते हैं और उसके बाद राज्य, ठीक, यहां तक जो है शक्तियों का बंटवारा सिर्फ था, लेकिन निचले स्तर तक जो है वो चीजें नहीं पहुंच पाती थी, उनको डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं था। इस वजह से क्या किया गया कि एक तीसरी प्रकार की संस्था की व्यवस्था की गई, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्थाएं कहते हैं। और इन पंचायती राज व्यवस्थाओं की व्यवस्था कैसे की गई उसकी बात भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर कर दिया गया और ये हमारे संविधान में भी इसको रखा गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन 2 तरह का है, एक है शहरी स्थानीय स्वशासन और दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था। शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो यहाँ पर क्या आएंगे? नगर पालिकाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे? नगर पालिकाएं आएंगी। और अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ग्राम पंचायत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन के बारे में बाद में किसने काम किया। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनती है जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं और इसी बलवंत राय मेहता को ही हम लोग पंचायती राज का शिल्पी भी कहते हैं। दोस्तों, एक शब्द और आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या आता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो उस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द के जनक भी कौन है? बलवंत राय मेहता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी और तब जाकर के सिफारिशों में क्या था, उन सुझावों में क्या था दोस्तों? उन सुझावों में इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की जानी चाहिए। ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कैसी है? इसमें एक स्तर होगा जिला स्तर, दूसरा होगा ब्लॉक स्तर और तीसरा होगा ग्राम स्तर। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की देन किसकी है? बलवंत राय मेहता समिति की है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अन्य जो और समितियां बनी हुई थी वो कौन कौन सी समितियां हैं दोस्तों? एक है अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। फिर इसके बाद GVK राव समिति 1985 में आई, LM संघवी समिति 1986 में आई, PK थुंगन समिति जो है वो 1988 में आई। LM संघवी समिति दोस्तों, इस समिति ने क्या किया था कि इन्होंने पंचायती राज संस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाने की बात कही थी कि इसे संविधान में भी शामिल किया जाना चाहिए। ओके, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उनको देख लेते हैं। देखिए, द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था? GVK राव समिति। सामान्यतया पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से। तो इस 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 29 विषय दिए गए हैं और इन्हीं 29 विषयों में क्या करेगी? जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो ग्राम पंचायतों को शक्तियां प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है देखिए,
पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय मॉडल है उसमें हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो उनके प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के जो हैं उनको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अर्थात पंचायत समिति में हम लोग बात करते हैं जैसे बीडीसी है, जिला परिषद में हम लोग बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य, तो जिला पंचायत सदस्य क्या करते हैं कि जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ऐसे ही पंचायत समिति में ब्लॉक लेवल पर हम क्या देखते हैं कि जो बीडीसी होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख का गठन करते हैं, और लेकिन ये जो ग्राम पंचायत है इसको डायरेक्ट ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा में जो वयस्क जो मत देने वाले लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक प्रधान चुनते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था लागू होती है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, और यह बात कहां पर रखी गई है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के घ, ठीक है, घ के 3 के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में कब आई थी? 24 अप्रैल 1993 को, और इसी वजह से हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, और यह उद्घाटन दोस्तों कहां से किया गया? सर्वप्रथम तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें सिर्फ वही बातें की जाएंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। शहरी स्थानीय सुशासन को देखेंगे तो इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था था उसको तो दे दिया गया संवैधानिक दर्जा, लेकिन शहरी स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा अर्थात संविधान में कब शामिल किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको शामिल किया गया, लेकिन लागू बाद में 1993 में होता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? 18 विषय जोड़े गए जो कि नगर पालिकाओं के लिए होंगे। भाग 9 का जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची भी इसके लिए जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई ग्राम पंचायतों में जो उनके कुछ विषय हैं उनके लिए, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों शहरी स्थानीय सुशासन के लिए, जैसे कि नगर पालिकाएं होती हैं। ओके, अब नगर पालिका के प्रकार भी क्या क्या होते हैं? जैसे एक नगर निगम होता है, नगर पालिका परिषद होती है, नगर पंचायत होती है। तो ये कुछ नगर पालिका के प्रकार हैं, 3 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में कब आया था? 1 जून 1993 ईस्वी को। संविधान के भाग 9 के काम में शामिल अनुच्छेद कौन से हैं? 243 ता से 243 छा तक, ठीक है, 243 छा तक। भारत में शहरी स्थानीय सुशासन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। शहरी स्थानीय शासन के प्रकार कौन कौन से? एक तो नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्यायपत्तन और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। तो कितने प्रकार के? ये 8 प्रकार आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए, तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके।